हेलो एवरीवन, जय हिंद। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे यूपी बोर्ड कक्षा 5 का साइंस परख का चैप्टर नंबर 3 है, बीज और नन्हा पौधा। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग अपनी कॉपी और पेन निकाल लीजिएगा। जो भी प्रश्न यहाँ पे कराए जाएंगे उनको अपनी अभ्यास पुस्तिका में नोट करते चलेंगे। पहला प्रश्न हम लोग देखेंगे। इसमें दे रखा है कि प्रश्नों के 4 विकल्प दिए गए हैं, जिसमें से एक ही विकल्प सही है और जो विकल्प सही है उसको अपनी अभ्यास पुस्तिका में छांट कर लिखना है। प्रश्न नंबर का कहता है कि अंकुरण के लिए आवश्यक होता है। तो अंकुरण के लिए क्या आवश्यक है फ्रेंड्स? पहला ऑप्शन है सूर्य का ताप, सूर्य का प्रकाश, वायु और उचित ताप। दूसरा है वायु, जल एवं खाद। तीसरा है वायु, जल और उचित ताप। चौथा ऑप्शन है वायु, जल और अधिक ताप। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि अंकुरण के लिए आपको आवश्यक होती है वायु होना चाहिए, ठीक है, जल हो और जो टेम्परेचर हो कैसा होना चाहिए, उचित होना चाहिए, उचित ताप होना चाहिए। तो हमारा जो अंकुरण होता है अच्छा होता है। प्रश्न नंबर 2 में कह रहा है कि खाली स्थानों की पूर्ति करनी है। इसमें पहला दे रखा है कि बीजों के बाहरी आवरण को क्या कहते हैं। तो जो बीजों का बाहरी आवरण होता है उसको बीज चोल कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? सबको ध्यान रखना है, बीज चोल, ठीक है। अगला है मूलांकुर से क्या बनता है। तो मूलांकुर से हमारा जड़ बनता है और प्रांकुर से क्या बनता है। तो प्रांकुर से तना बनता है। तो आप ध्यान रखेंगे, अगर आपसे पूछा जाता है तो मूलांकुर से क्या बनता है, तो आप ध्यान रखेंगे मूलांकुर से हमारा क्या बनेगा, जड़ बनेगा। और प्रांकुर से क्या बनेगा, प्रांकुर से आपका बनता है फ्रेंड्स तना, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन सबको आप नोट कर लीजिएगा अपनी कॉपी में और याद भी कर लेंगे। अगला है पौधों के अंकुरण के लिए क्या आवश्यक होता है। तो आपने पहले प्रश्न में देख लिया था पौधों के अंकुरण के लिए क्या आवश्यकता होता है। पहली बात तो आपको वायु रहना चाहिए, जल रहना चाहिए और उचित टेम्परेचर यानी ताप की आवश्यकता होती है पौधों के अंकुरण के लिए। तो ये आप इसको फिलअप कर लीजिएगा अपनी कॉपी में। प्रश्न नंबर 3 में हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे लिखा है कि नीचे कुछ फलों एवं सब्जियों के नाम दिए गए हैं। इसमें से एक बीज उत्पन्न करने वाले तथा अधिक बीज उत्पन्न करने वाले फलों एवं सब्जियों को अलग करना है। यहाँ पे आपको देखना है कि यहाँ पे कुछ ऐसे फल या सब्जी दी गई है जिसमें एक बीज वाले को अलग छांट के लिखना है और जो अधिक बीज वाले होंगे उसको अधिक बीज वालों को अलग छांट करके लिखना है, ठीक है। तो आइए देखते हैं कौन कौन से एक बीज वाले होते हैं। तो हम लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे, एक बीज उत्पन्न करने वाले फल। एक बीज उत्पन्न करने वाले कौन से फल होते हैं? आम होता है, आम में आप देखेंगे एक ही फल होता है, एक ही बीज होता है। लीची भी होती है, लीची में भी एक ही बीज होता है। आपका बेर होता है, ठीक है, इसमें भी एक बीज होती है। आड़ू होता है, इसमें भी एक बीज होती है। जो भी आपके मन में दिखे जिसमें एक बीज होगा उसको आप लिख सकते हैं। जामुन होता है, जामुन में भी फ्रेंड्स एक ही बीज होता है, ठीक है। अब देखेंगे हम लोग अधिक बीज उत्पन्न करने वाले फल या सब्जी कौन कौन सी है। तो हेडिंग डालेंगे, अधिक बीज उत्पन्न करने वाले फल एवं सब्जियाँ। इमली में अधिक बीज होता है, संतरे में अधिक बीज होता है, अनार जो होता है अनार में अधिक बीज होता है, मटर में अधिक, ये सब्जियाँ की मटर में अधिक बीज होते हैं, सरसों में अधिक बीज होते हैं, लौकी होता है, आपका भिंडी है, इन सब में क्या होते हैं, अधिक बीज होते हैं। और जितनी भी सब्जियाँ आपको याद आती हैं उसको अपने मन से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। प्रश्न नंबर कितना सीखा का पहला प्रश्न है। इसमें कह रहा है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। तो आइए देखते हैं हम लोग पहले कथन को देखते हैं। का प्रश्न नंबर का में दे रखा है, पर्ण हरित यानी कि क्लोरोफिल के कारण जो पत्तियां होती है कैसी कलर में दिखाई देती हैं, तो वो हरे रंग की दिखाई देती है। जो हमारी पत्तियां हरे रंग की किसकी वजह से दिखाई देती हैं, तो हमारा आता है पर्ण हरित या क्लोरोफिल, ठीक है। इसके कारण हमारी जो पत्तियाँ होती हैं हरे कलर की दिखाई देती हैं। सेकंड है, प्रश्न नंबर खा में पूछ रहा है कि आपने समान नए जीव उत्पन्न करना क्या कहलाता है। तो अपने समान नए जीव उत्पन्न करना क्या कहलाता है फ्रेंड्स, तो ये हमारा प्रजनन कहलाता है। अगर आपने इससे पहले फर्स्ट सेकंड वाला वीडियो नहीं देखा है तो आज जा करके उसको प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे प्रजनन उन्हें ये सब जो चीज़ें हैं उसको बता दीजिएगा ऑलरेडी। तो आप ध्यान रखेंगे, जो अपने समान जीव उत्पन्न करता है उसको हम बोलते हैं प्रजनन। क्या बोलेंगे? प्रजनन। अगला पॉइंट है, स्थलीय जंतुओं में फेफड़े जो होते हैं ना वो श्वसन अंग होते हैं। जो स्थलीय जंतु होते हैं उनके जो फेफड़े होते हैं किस कार्य के लिए होते हैं, वो श्वसन अंग के तौर पे कार्य करते हैं। जबकि हम बात करते हैं
उभयचर की, तो जो है उभयचर में अगर हम मेढक को देखते हैं तो मेढक में 2 श्वसन अंग होते हैं। अगर वो स्थल पे रहता है तो उनके लिए क्या करेगा, फेफड़े वर्क करते हैं श्वसन तंत्र के तौर पे। अगर वो पानी के अंदर चला जाते हैं तो उसमें उनकी श्वसन तंत्र पे क्या कौन सा अंग जो होता है वर्क करता है, तो वो होता है त्वचा। और जो त्वचा होता है हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है, ठीक है। अगर कभी आपसे पूछा जाता है हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है, बाहरी अंग है, ठीक है, बाहरी अंग की पूछता है तो आप बताएंगे त्वचा हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है, ये बाहरी। और अगर आंतरिक पूछता है, अंदर पूछता है, तो हम बताएंगे यकृत, हमारा जो लीवर होता है वो हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग कहलाता है। तो ये 2 पॉइंट आप जरूर याद कर लीजिएगा। त्वचा हमारे पूरे बाहरी शरीर का जो होता है सबसे बड़ा अंग होता है। और ये जो हमारी 5 ज्ञानेंद्रियों में से एक है, क्योंकि आपकी 5 ज्ञानेंद्रियाँ कौन कौन सी है, आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। त्वचा का कार्य क्या होता है, टेम्परेचर को महसूस करना, यानी टेम्परेचर के प्रति संवेदनशील, गर्म और ठंडा को पहचानने का कार्य कौन करती है, हमारी त्वचा करती है। जबकि यकृत हमारे पित्त रस का निर्माण कहाँ होता है, यकृत में होता है। जबकि स्टोर कहाँ होता है, तो पित्ताशय में जाकर के पित्त रस का जो स्टोरेज होती है वहाँ पे जाके इकट्ठा होती है पित्त रस। पॉइंट नंबर नेक्स्ट है, इसमें पूछ रहा है कि शुष्क स्थानों के पौधों की पत्तियां कांटों में बदल जाती हैं। जो शुष्क स्थान आते हैं जैसे कि डेजर्ट एरिया है, यानी कि मरुस्थलीय एरिया है, वहाँ पे आप देखेंगे जो पेड़ पौधे होते हैं उनकी पत्तियां जो होती है कांटों के रूप में परिवर्तित हो जाती है। क्यों हो जाती हैं ऐसा, क्योंकि आपने नागफनी का पौधा देख रखा है। नागफनी में क्या होता है फ्रेंड्स, उनकी पत्तियां जो होती है वो कांटों के रूप में परिवर्तित हो जाती है। क्यों हो जाती हैं, क्योंकि उनको पानी नहीं मिल पाता है, इसकी वजह से वो जिससे वो कम पानी का अवशोषण कर सके, इसलिए क्या होती है वो छोटे छोटे कांटों में उनके पत्तियाँ होती है रूपांतरित हो जाती हैं और अपने आप को सर्वाइव कर सकती है वहाँ पर। अगर उनकी पत्तियाँ बड़ी रहेंगी तो क्या होंगी, वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाएंगी, वहाँ पे ज़िंदा नहीं रहेंगी। इसलिए क्या होता है कि जो उनकी पत्तियाँ होती हैं कांटों के रूप में परिवर्तित हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे पानी की बहुत ही कमी होती है। पॉइंट नंबर, यहाँ पे खाली स्थान था, खाली स्थान को भर दीजिएगा, ठीक है। किसके रूप में परिवर्तित हो जाती हैं, जो पत्तियाँ होती हैं कांटों के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं। अगला पॉइंट आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है कि पानी में तैरने वाली मछलियों के क्या होते हैं, गलफड़े पाए जाते हैं। गलफड़े पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं, गिल्स या गलफड़े पाए जाते हैं। और ये गलफड़े किस कार्य के लिए होते हैं, इनका जो गलफड़े का कार्य क्या होता है, तो गिल्स या गलफड़े होते हैं और श्वसन क्रिया में भाग लेते हैं, यानी श्वसन के लिए ये उत्तरदायी होते हैं। अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे प्रश्न नंबर सेकंड में पूछ रहा है कि निम्नलिखित कथनों के सामने सत्य अथवा असत्य लिखिए। जो कथन सत्य है उसके सामने आपको सत्य लिखना है, जो कथन असत्य है उसके सामने आपको असत्य लिखना है। जैसे कि पहला यहाँ पे दे रखा है कथन का में पूछा जा रहा है कि भ्रूण को भोजन बीज पत्र से मिलता है। तो ये बात बिल्कुल सही है, जो भ्रूण होते हैं उनको भोजन कहाँ से मिलता है, तो बीज पत्रों से मिलता है। बीज पत्र कौन से होते हैं, जो बीज होते हैं उनके जो ऊपरी भाग होता है, ऊपरी वातावरण होता है, ऊपरी भाग को हम कहते हैं बीज पत्र, ठीक है। अगला है प्रश्न नंबर खा में देखेंगे नागफनी एक क्या होता है, जलीय पौधा है। इसमें एक बोला गया है नागफनी एक जलीय पौधा, बिल्कुल ये बात गलत है, क्योंकि नागफनी एक मरुस्थलीय पौधा है जहाँ पे पानी की कमी रहती है, इसलिए उनके जो कांटे होते हैं, उनकी पत्तियाँ होती है कांटों के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं। अगला पॉइंट है पक्षियों के मुंह में अनेक दांत होते हैं। ये बात बिल्कुल गलत है, पक्षियों के मुंह में दांत नहीं होते, उनके मुंह में क्या होते हैं, चोंच होती है, ठीक है। और चोंच से अपना भोजन करते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। क्या होती है, चोंच होती है उनकी, उनके दांत नहीं होते हैं। अगला है बीजों की अंकुरण के लिए क्या आवश्यकता होती है, तो बीजों के अंकुरण के लिए हमें हवा चाहिए, वायु चाहिए, पानी चाहिए, उचित ताप चाहिए, ये सब चाहिए। ये बात बिल्कुल सही है, इसके सामने हम लोग सत्य लिख देंगे, ठीक है। अगला है बत्तख में तैरने के लिए क्या बने होते हैं, पाद जाल बने होते हैं। ये बात बिल्कुल सही है, जो बत्तख होते हैं, जो मेढक होते हैं, इनके पैर में देखेंगे तो फ्रेंड्स क्या होता है, पाद जाल बने होते हैं। ये पाद जाल क्या करते हैं, इनको तैरने में सहायता प्रदान करते हैं। जो मछलियों में क्या होता है फ्रेंड्स, मछलियों में तैरने के लिए उनका शरीर जो होता है धारारेखी होता है, पहली बात। दूसरा पॉइंट है कि मछलियों के जो पंख लगे होते हैं इसकी सहायता से तैर सकते हैं। तीसरा पॉइंट आपको ध्यान रखना है, जो उनकी आंखें होती हैं उनके ऊपर एक लेयर होती है आँखों के ऊपर, जिससे वो पानी उसके अंदर नहीं जाता उनकी आंखों के अंदर, वो आसानी से मछलियाँ पानी में आसानी से देख सकती हैं। चौथा पॉइंट आप ध्यान रखेंगे मछलियों के बारे में, जो मछलियों के ऊपर सेहरे होते हैं, जो जिसको हम बोलते हैं जो सल्क होती है,
वो सल्क क्या करती हैं, उनके शरीर में पानी नहीं अंदर जाने देती हैं, वो पानियों को बाहर ही रखती हैं, इसलिए उनके शरीर पे सल्क पाए जाते हैं और पानी को अंदर नहीं जाने देती। नहीं तो धीरे धीरे क्या होता है, रिस्क के अंदर चली जा सकती हैं, क्योंकि लगातार तो 24 के हमेशा वो पानियों में रहती हैं। तो उनके अगर इसी प्रकार से अगर पानी इनके शरीर से रिश्ते अंदर जाएगा तो कहीं ना कहीं फूल करके बाहर निकल जाएंगी, मर जाएंगी। तो उनसे बचाव के लिए उनके ऊपर क्या पाए जाते हैं, सल्क पाए जाते हैं उनके शरीर पर। अगला पॉइंट है, आप देखेंगे यहाँ पे मेढक एक उभयचर प्राणी है, बिल्कुल सत्य बात है। मेढक आपका स्थल पे भी रह सकता है, ठीक है, ये स्थल पे भी रहता है और कहाँ पे, ये जल में भी रह सकता है, इसलिए क्या है, उभयचर प्राणी है। प्रश्न नंबर 3 में कह रहा है कि निम्नलिखित जंतुओं को अंडे देने वाले और बच्चे देने वाले 2 वर्गों में बांटे। यहाँ पे कुछ जंतु दे रखे हैं जो कि कुछ अंडे देने वाले हैं और कुछ है आपके बच्चे देने वाले हैं, उनको आपको अलग अलग छांट करके लिखना है। तो आप पहले यहाँ पे देख रखे हैं जैसे कि कौन कौन से हैं, तितली है, मुर्गी है, मछली है, गाय है, बकरी है, मेढक है, बत्तख है, घोड़ा है, भैंस है, चूहा, मनुष्य आदि, ये सब क्या है फ्रेंड्स। यहाँ पे इसको देख करके एक तरफ आप लिख लेंगे, इस प्रकार से कॉलम बनाएंगे और एक कॉलम में आप क्या करना है, एक तरफ आप लिखेंगे अंडे देने वाले जंतु, एक तरफ लिखेंगे बच्चे देने वाले जंतु, इस प्रकार से लिख लेंगे। तब देखेंगे इसमें से तितली क्या देती है, तितली फ्रेंड्स अंडे देती है, ठीक है, मुर्गी अंडा देती है, मछली अंडा देती है, मेढक अंडा देती है, बत्तख अंडा देती है। और अगर हम बच्चे देने वाले की बात करते हैं तो गाय बच्चा देती है, स्तनधारी है, बकरी है, घोड़ा है, भैंस है, चूहा है, मनुष्य है, ये सब क्या है, ये बच्चे देने वाले जंतु हैं, स्तनधारी जंतु होते हैं, ठीक है, ये बच्चों अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। प्रश्न नंबर 5 की बात करें तो इसमें पूछा जा रहा है उपयुक्त विकल्प छांटकर सही के सामने सही निशान लगाएं। यानी कि एक प्रश्न के यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं जिसमें से एक ही सही है और सही के सामने आपको सही का निशान लगाना होगा। प्रश्न नंबर का में कह रहा है कि बीज के अंकुरण के लिए आवश्यक है। जो बीज के अंकुरण के लिए क्या आवश्यक होता है, पहला ऑप्शन दे रखा है प्रकाश, वायु तथा उचित ताप, दूसरा है वायु, जल एवं उचित ताप, तीसरा है वायु, जल एवं खाद, चौथा है वायु, जल और मिट्टी। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी कि किसी बीज के अंकुरण के लिए आपको क्या आवश्यकता होती है, आपको वायु चाहिए, जल चाहिए और क्या चाहिए फ्रेंड्स, और आपको चाहिए उचित ताप चाहिए। ये तीन चीज़ें हैं जिसकी सहायता से आपका बीज का अंकुरण हो सकता है। इसमें से प्रश्न नंबर खा पूछ रहा है कि बीजों के द्वारा अंकुरण नहीं होता है। कौन सा ऐसा यहाँ पे पौधा दे रखा है जिसका बीजों के कारण अंकुरण नहीं होता है, तो मटर का अंकुरण आप देखेंगे बीजों के कारण होता है। गेहूँ भी आप खेत में गेहूँ ही बोते हैं, उससे बीज का अंकुरण होता है। धान में भी आप देखते हैं धान की बीज होते हैं, उसके माध्यम से ही धान की खेती होती है। जबकि आप देखेंगे गुलाब का है, गुलाब का अंकुरण आप उसकी टहनी को काट करके अगर बरसात के मौसम में कहीं पे गाड़ देंगे तो वहाँ पे देखेंगे बरसात का एक नन्हा पौधा फिर से निकल आता है। तो ये कहीं ना कहीं जो आपका गुलाब इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो गुलाब होता है गुलाब का अंकुरण टहनियों के द्वारा होता है, यानी कि उनकी शाखाओं को काट कर हम नया पौधा बना सकते हैं। अगला है मेढक का शरीर जल और स्थल दोनों में रहने के लिए अनुकूलित होता है। क्यों ऐसा होता है, पहला ऑप्शन देखा है पैरों में 5 जल पाया होता है, ये बात बिल्कुल सही है। उसके पैरों में 5 जल पाया जाता है, ये बात बिल्कुल सही है, जो उसके तैरने में सहायक होते हैं। दूसरा है सांस लेने के लिए उनके पास फेफड़े होते हैं और त्वचा से भी वो सांस लेते हैं। फेफड़े की वजह से वो स्थल पर रह सकते हैं और त्वचा की वजह से वो क्या होते हैं कि पानी में सांस ले सकते हैं। तीसरा है त्वचा नम होती है, बिल्कुल बात सही है, उनकी त्वचा भी नम होती है जिसके माध्यम से वो सांसें भी ले सकते हैं। और ऑप्शन नंबर 4 कह रहा है तो उपयुक्त में से सभी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से सही, यानी कि ये जितनी यहाँ पे पॉइंट दे रखे हैं वो सब सही हैं। इसलिए जो मेढक होता है जल और स्थल दोनों के लिए अनुकूलित होता है, यानी कि दोनों जगह पे वो रह सकता है। प्रश्न नंबर 6 की बात करते हैं तो 6 में है कि पहचान करें और उनके नाम लिखें। यहाँ पे पहचान करना है और उसके नाम लिखना है। जैसे कि पहला पॉइंट दे रखा है वे जीव जिनमें श्वसन के लिए गलफड़े होते हैं यानी गिल्स पाए जाते हैं, तो कौन से जीव होते हैं, मछली होती है जिनके श्वसन के लिए गलफड़े होते हैं यानी गिल्स होते हैं। दूसरा वे पौधे जिनकी कलम लगाई जाती है, तो गुलाब है आपकी, ये क्या होते हैं इनकी कलम लगाई जाती है। और भी पौधे हैं, गुड़ैल भी है, गुड़ैल का भी आप फूल लगा सकते हैं, कलम लगा सकते हैं। तो जितनी भी चीज़ें आपको याद रहेंगी, आपने देखा होगा गांव में, तो आसानी से वहाँ पे जो चीज़ें लगाई जाती है उसके नाम लिख सकते हैं।
वे पौधे जिनकी पत्तियां कांटों में बदल जाती है। तो जो मरुस्थलीय पौधे होते हैं उनकी पत्तियां किस में बदल जाती है? कांटों में बदल जाती है। उसका नाम क्या है फ्रेंड्स? उसका नाम है नागफनी। ठीक है, कैक्टस होता है, नागफनी होता है, ये सब क्या है? कैक्टस से प्रजाति के पौधे होते हैं। वे पौधे जिनके तने मुलायम और हल्के होते हैं। तो जो जलीय पौधे होते हैं उनकी तने मुलायम होती हैं और हल्की होती है। क्यों होती हैं? क्योंकि उनकी जो तने होते हैं उनमें असंख्य छिद्र पाए जाते हैं। छिद्र यानी कि उसमें छेद रहते हैं, ढेर सारों असंख्य रहते हैं। और उसमें क्या भरी रहती है फ्रेंड्स? उसमें हवा भरी रहती है। इसके कारण वो हल्की होती है और मुलायम होती हैं, जैसे कि आपका जलकुंभी है। ठीक है, वे जंतु जो अंडे देते हैं, तो अंडे देने वाले जंतु आपको पता ही होगा, आपने देखा ही होगा। मुर्गी अंडा देती है, मगरमच्छ है, सांप है, और बत्तख है, आपकी मेढक है, मछलियाँ हैं, ये सब क्या अंडे देने वाली हैं। वे जंतु, मछलियों में 2 मछली को छोड़ दीजिएगा, वो अंडे नहीं देती हैं फ्रेंड। कौन सा? एक ब्लू व्हेल है, ब्लू व्हेल, और दूसरी कौन सी है? डॉल्फिन। 2 मछलियाँ ऐसी हैं जो अंडे नहीं देती हैं। ये क्या करती हैं? अपने बच्चों को दूध पिलाती है, बच्चे देती है, स्तनधारी होती हैं। ठीक है, 2 चीज़ें ऐसी हैं आपको, 2 मछलियों को छोड़ करके, और जितनी मछलियाँ हैं सब अंडे देती हैं। वे जंतु जो अपने बच्चे पैदा करती हैं, उसमें से आपको ध्यान रखना है, बच्चे पैदा करने वाले हैं हाथी, गाय, शेर, ये सब क्या है? बच्चे पैदा करती है। मनुष्य भी है, बच्चे पैदा करते हैं। यानी इसको हम बोलते हैं, जो अंडे देने वाले वो अंडयूज कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अंडयूज कहलाते हैं। और जो बच्चे पैदा करने वाले होते हैं उसको जरायुज कहते हैं। क्या कहते हैं? जरायुज। ये 2 पॉइंट आपको ध्यान में रखना होगा। प्रश्न नंबर 7 है। प्रश्न नंबर 7 में कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न संकेतों के आधार पर शब्द लिखो। यहाँ पे कुछ संकेत दे रखे हैं, उसके सामने आपको क्या लिखना है? शब्द लिखना है, बाएं से दाएं। ठीक है, अंडे देने वाले जंतु, वे जंतु जो केवल वनस्पति खाते हैं। वे जंतु जो अन्य जंतुओं को खाते हैं। ऊपर से नीचे बच्चे देने वाले जंतु। एक मृतजीवी पौधा, हरी पत्तियों में पाए जाने वाले पदार्थ। तो जैसे कि यहाँ पे अपनी बुक में देख लीजिएगा, तो इसका आंसर से अंडे देने वाले जंतु कौन कौन से हैं, जो आप अपने ऊपर देखा कितने क्वेश्चन इस पर कर चुके हैं। तो वहाँ से आराम से मुर्गी है, बत्तख है, सांप है, ये सब लिख सकते हैं। वे जंतु जो केवल वनस्पति खाते हैं, तो इसमें खरगोश आ जाता है। खरगोश आपका वनस्पति है। बकरी है आपका, और क्या नाम है कि हिरण है। ये सब क्या है कि ये सिर्फ वनस्पतियों को खाते हैं। वे जंतु जो जंतुओं को खाते हैं, तो जंतुओं को खाने वाले कौन से? शेर हैं, आपका बाघ है, चीता है, ये सब क्या है कि जंतुओं को खाने वाले हैं। इनको लिख लीजिएगा। उसके बाद है बच्चे देने वाले जंतु कौन कौन से हैं? तो बच्चे देने वाले जंतु गाय, भैंस, मनुष्य, ये सब बच्चे देने वाले हैं। मृतजीवी पौधा कौन सा होता है? मृतजीवी पौधे जो क्या होते हैं कि जो मृत हो जाते हैं उनके ऊपर अपने आप को सर्वाइव करते हैं, जैसे कि आपका कवक होता है, और फंजाई, कवक, फंजाई, ये सब क्या हैं? आपके मृतजीवी पौधे कहलाते हैं। अगला है हरी पत्तियों में पाए जाने वाला पदार्थ है। क्या हरी पत्तियों में क्या पाया जाता है फ्रेंड? तो हरी पत्तियों में क्लोरोफिल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल, यानी कि पर्ण हरित पाया जाता है। इसके कारण जो पत्तियाँ हरी दिखाई देती हैं, क्लोरोफिल। इसके साथ आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, और चैनल पे अगर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।